गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में चैप्टर 15 यानी कि प्रोबेबिलिटी समाप्त कर लिया था, और आज हम आपका एक नया चैप्टर 6 क्लास 10th का विषय गणित जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और वो आपका जो चैप्टर 6 है ये है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और जैसा आप लोगों को मैंने रिवीजन क्लास के टाइम जब आपका सेट का एग्जाम था, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो हमने इस चैप्टर का रिवीजन भी आप लोग को करवा रखा है। तो ये आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि एक बार इसमें आपने थोड़ा सा पढ़ाई कर रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें दो चीजें देखेंगे कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या अंतर होता है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बताएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको कई सारी चीजें बता रखी हैं रिवीजन क्लास में, कुछ बताना चाहता है तो अपना नाम लिख सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर इन दोनों में से कुछ भी बताना चाहता है तो नाम लिख सकते हैं। बताइएगा। कोई भी बच्चा अगर इन दोनों में से किसी को भी एक बताना चाहता है कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं या समरूप आकृतियां क्या होती हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने रिवीजन के टाइम सर्वांगसम आकृतियां। हाँ बताइए साक्षी। सर सभी सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। वेरी गुड। और कुछ? नेहा आप बताइए। सर्वांश में आकार और माप बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक और है। समरूपांशम समरूप होगा, लेकिन समरूप समरूपांशम नहीं होगा। वेरी गुड। और समरूप आकृतियां की विशेषता क्या होती है, कोई बताएगा? जितना बताया नेहा आपने एकदम सही बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है? कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है, कोशिश कीजिए एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप कोशिश कर लीजिए। एनीवन, एनी अदर? बाकी कोई कुछ नहीं बताना चाहता? ये गलत बात है, आप लोग को रिवीजन करा चुका हूं तो बताना चाहिए ना। हाँ साक्षी बताइए। सर सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। समरूप आकृतियां क्या होती है ये बताना है। ओके सर। सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर होता है? देखिए, किसी भी आकृति में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक होता है आकार और एक होता है उसका माप। ठीक है, तो अगर आकार और माप दोनों सेम है दो आकृतियों का, तो वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिया और एक चतुर्भुज बना दिया, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वर्ग है, यानी इसकी दोनों एकदम बराबर है, यानी कि दोनों वर्ग भी है और इनकी भुजाओं का माप भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम होगा। लेकिन एक चतुर्भुज है 4 सेंटीमीटर का और एक चतुर्भुज है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे आकार दोनों का सेम है, दोनों वर्ग है, लेकिन साइज अलग अलग है, यानी माप अलग अलग है। तो जब माप अलग होता है तो उसे समरूप कहते हैं, यानी कि केवल आकार सेम है यानी दोनों वर्ग है तो वो समरूप आकृतियां होगी, माप अलग होगा तो। लेकिन आकार और माप दोनों सेम होगा तो वो सर्वांगसम आकृति होगी। क्या इतनी बेसिक बातें आप लोग को क्लियर है? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। जैसे ये पेंसिल, दोनों को देखिए और बताइए क्या ये सर्वांगसम आकृतियां हैं कि नहीं? देखने से क्या लगता है? पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की चौड़ाई, पेंसिल की पेंसिल का हर चीज सेम है, यानी आकार और माप दोनों सेम है, तो ये सर्वांगसम आकृति होगा। ठीक है, तो यदि किसी दो वस्तुओं का आकार यानी कि शेप और अमाप यानी कि साइज समान है तो दोनों वस्तुएं सर्वांगसम होती है। तो यहाँ पे ये दोनों पेंसिल क्या है? सर्वांगसम है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपये का जो सिक्का है मार्केट में, एक और एक 10 रुपये का और सिक्का है, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? यस सर। होंगी। लेकिन क्या 5 रुपये के सिक्का 10 रुपये के सिक्का के साथ सर्वांगसम होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका माप जो होगा वो अलग होगा, आकार तो सेम होगा
लेकिन माप जो है अलग होगा, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। यानी सर्वांगसम के लिए आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए, यानी शेप और साइज दोनों समान होना चाहिए। उसी को हम सर्वांगसम कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप यानी कि आकार और साइज यानी कि माप दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त का जो डी है, डायमीटर है, वो बराबर है, ये भी डी है, तो ये दोनों सर्वांगसम, यानी एक समान व्यास डायमीटर डी वाले वृत्त जो है सर्वांगसम होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है। ठीक है, अब इसे आप देखिएगा कि क्या ये सर्वांगसम आकृति है कि नहीं है। नहीं सर। क्यों नहीं है भाई? यस सर, सर्वांगसम है। सर सर मैंने 5 को 9 समझ लिया है सर है सर्वांगसम आकृति। क्यों? क्योंकि दो आकृतियों की जिनके समान आकार और समान अमाप हो वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी इसका आकार भी त्रिभुजाकार है दोनों, और इनका माप जो है वो भी दोनों तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गई, सर्वांगसम आकृतियां हो गई। ठीक है, आगे देखिए। तो अब देखिए सर्वांगसम आकृतियां की दो विशेषताएं होती हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो आकृतियां सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं का माप बराबर हो। जैसे अब मैं एक आकृति बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक ट्रेंगल बना दिया और ये मैंने एक ट्रेंगल बना दिया, यहां पे ध्यान से देखिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है। इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम मैं रख देता हूं बी। क्या ये सर्वांगसम होंगी? नो सर। नो सर। क्योंकि इनका माप जो है अलग अलग है। अब सोचिए मैं एक और आकृति बनाता हूं, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मैं एक और त्रिभुज बना दूं, ये भी एक त्रिभुज है और देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। इसमें भी देखेंगे ये 4 है, ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये सर्वांगसम होंगी? यस सर। यस सर। नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बनने वाला एंगल कोण अलग अलग है। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग कोण होगा, यहाँ पे कोण क्या है, लगभग बराबर है 60 डिग्री। यहाँ पे कोण आपको ये 60 डिग्री नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, ये बहुत कम दिख रहा है। यानी कि केवल संगत भुजाएं बराबर होने से हम उसे संगत नहीं कह देंगे, समझ में? तो उसके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और माप भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ माप तो बराबर था लेकिन कोण बराबर नहीं था, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है कोण तो बराबर था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोण तीनों के बराबर जैसा आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इनका माप अलग अलग था। तो दोनों शर्त पूरा होना चाहिए, यानी कि संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और माप भी बराबर होना चाहिए, तब जाके ये सर्वांगसम होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है और ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी? यस सर। यस सभी अच्छे बताइए। होंगी, क्योंकि इसमें तीनों कोण के बराबर है, तीनों भुजाओं का माप एकदम बराबर है। तो ये दोनों आकृति क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि इनकी संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजा भी बराबर है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए यही लिखा गया है कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, यानी ये वाला एंगल जो है एंगल डी के बराबर है। एंगल बी बराबर जो है एंगल ई है, लिखा गया एंगल बी बराबर एंगल ई है। और एंगल सी बराबर एंगल एफ है, दिख रहा है? ऐसे ही इसकी भुजा का माप देखिएगा तो भुजा भी बराबर है। तो संगत कोण यहाँ पे क्या हो गया,
बराबर हो गया। अब हम इसकी अगर भुजा देखते हैं तो भुजा देखिए ए बी जो है, ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा ए बी जो है किसके बराबर है, डी ई के, इसके बराबर है। ऐसे ही अगर ए सी की बात करेंगे तो ये वाला भुजा जो है किसके बराबर है, ई एफ के। ए सी जो है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। बीसी जो है ई एफ के बराबर है, नीचे वाला बीसी जो है ई एफ के बराबर है, और नीचे वाला जो है एसी जो है बराबर है किसके, डी एफ के, ठीक है। तो ये भुजा भी आपस में बराबर है और कोण भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिखा गया है संगत भुजा भी बराबर है और संगत कोण भी बराबर है। तो इसीलिए ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम है। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आइए सर्वांगसम का चिन्ह है। जब दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती है तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। तो हमने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी ई एफ। अगर मैं ऐसे लिखता ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम, अगर मैं लिखता ट्रायंगल ई डी एफ, तो क्या ये सही होता? गलत नो है सर। क्यों गलत होता ये बताइए। भुजा के उस पे होना चाहिए। क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल ई नहीं है और एंगल बी बराबर एंगल डी नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे एंगल ए जो है किसके बराबर होना चाहिए, डी के, लेकिन यहाँ पे गलत है, ई आया है। और एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, ई के, और यहाँ पे डी आया है, यानी गलत है। और एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एफ के। तो एंगल सी तो ठीक है, लेकिन बाकी दो ठो ये गलत है, इसीलिए इसे हम नहीं लिख सकते। तो हमेशा इन चीजों का भी ध्यान हमें रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखिए समरूप आकृति क्या होती है। ठीक है, अब ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। अंतर भी इतना है कि ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 4 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये समरूप आकृति है? यस सर। यस क्या ये सर। सर्वांगसम है? नो सर। नो सर। सर्वांगसम क्यों नहीं है? सर जी क्योंकि सर क्योंकि इनकी अनुपात समान नहीं है। सर जी क्योंकि इनके माप समान नहीं है। इनके जो माप है यानी जो आकार है वो समान नहीं है। जब सर्वांगसम में आकार और माप दोनों समान होना चाहिए, जबकि समरूप में सिर्फ आकार समान होना चाहिए, उसकी माप जो है समान होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि समरूप है। समझ में आया? तो इस देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा गया, इनका आकार तो समान है लेकिन माप यानी कि साइज अलग अलग है। और जब साइज अलग अलग है तो हम क्या कहेंगे कि ये समरूप आकृति है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहां से एक चीज और निकल के आ गया होगा आपको कि समरूप आकृतियों में आकार समान होना चाहिए और साइज में नॉट बी सेम, यानी कि माप समान होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन ये क्या है, सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटीज का ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये सिमिलरिटीज का चिन्ह है। उल्टा एस कर दीजिए थोड़ा सा तो ये सिमिलरिटीज का चिन्ह हो जाता है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिए, यही डिफिनेशन लिखा गया कि दो आकृतियां जिनके समान आकार हो लेकिन उनके अमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल अवेलेबल है। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं तो ये समरूप आकृति हैं, लेकिन इनका साइज जो है अलग अलग है। तो ये कॉन्ग्रुएंस तो नहीं है लेकिन समरूप है। अब एक बात बताइए कि क्या सभी कॉन्ग्रुएंस आकृतियां समरूप होती हैं? होती हैं, क्योंकि जितनी भी कॉन्ग्रुएंस आकृति होंगी, सर्वांगसम आकृतियां होंगी, सबका आकार समान होगा। और जब आकार समान है तो वो समरूप होगी। भले आकार के साथ साथ उसका माप भी समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। माप बराबर हो तब भी दिक्कत नहीं है और बराबर ना हो तब भी इसको दिक्कत नहीं है। यानी समरूप आकृतियां कहता है देखो भैया ऐसा है, हमें जो है आकार समान होना चाहिए। आकार समान हो गया तो हम कहेंगे समरूप है, भले उसका माप बराबर हो चाहे बराबर ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जितनी भी कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांगसम आकृतियां होती है वो सब समरूप तो होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृतियां होती हैं वो सर्वांगसम नहीं होती हैं। क्यों?
क्योंकि समरूप आकृति तो ऐसा भी हो सकता है जिसका माप नहीं है बराबर, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस कहता है देखो भैया हमें केवल आकार से मतलब नहीं है, हमको इन दोनों से मतलब है, दोनों बराबर रहेगा तभी। ठीक है, तो यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल गया आप लोगों का, ये सब समरूप आकृतियां हैं, है ना? यस है ना? सर। यस सर। तो देखिए, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि उनका आकार समान होता है। तो जितने भी वृत्त होते हैं सब क्या होते हैं? समरूप आकृतियां होते हैं। अब देखिए, क्या सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? बताइए, यस और नो? होते हैं। और देखिए, समरूप आकृतियों को पहचानने का तरीका क्या होता है? आप समझिए, किसी भी आकृति को बड़ा करके अगर हम उस आकृति को पा सकते हैं तो वो समरूप आकृति होगी। जैसे इस त्रिभुज को बड़ा कीजिए, इसको बड़ा करेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये मान लेते हैं कि 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो अब इस 2 वाले को बड़ा करेंगे ना, तो एक समय के बाद ये 10-10 हो जाएगा, तो ये समरूप हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये 4 है और ये 12 है, तो एक समय के बाद 4 में अगर 8 जोड़ देंगे तो ये भी 12 जाके एकदम बराबर आकृति बन जाएगा। लेकिन अब सोचिए अगर त्रिभुज कुछ इस प्रकार का हो, ठीक है, ये 3 हो, ये 5 हो और ये 7 हो। अब यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये 10 है। अब हम किसी भी तरीके से अगर इसको बड़ा करेंगे तो क्या ये समरूप आकृति होगा? नो सर, समरूप नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी? दिक्कत ये आ जाएगी कि अब हम इसको बड़ा करेंगे तो अगर 3 को बड़ा करते हैं तो फिर एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये तीनों आपस में एक साथ बड़े या छोटे नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये सब आपस में एक साथ बड़े या छोटे हो रहे हैं। इसलिए इससे इसको पाया जा सकता है, इसको इससे पाया जा सकता है, लेकिन इससे हम इसे भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं और इससे हम इसे भी नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आया? एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे भी था कि सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि कुछ आकृतियां हमेशा समरूप होते हैं, जैसे कि वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, सभी वृत्त हो गया, और एक कौन सा होता है? रेखाखंड। उसको भी आगे बता देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा। एक रेखाखंड होता है, जैसे ये एक छोटा सा रेखाखंड है और एक ये है, ठीक है, CD। तो ये भी क्या है? समरूप है, क्योंकि हम इस AB को बढ़ाएंगे तो एक समय के बाद हमें CD मिल जाए। ठीक है, तो कुछ आकृतियां हमेशा समरूप होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, रेखाखंड हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये सब समरूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखिए, समरूप आकृतियां। अब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह है, यानी कि समरूप आकृतियां जो है कॉन्ग्रुएंस भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका एंगल आपस में बराबर हो गया और इसका साइज भी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो समरूप आकृति भी क्या हो सकती है? सर्वांगसम आकृतियों के आकार समान होते हैं, इसलिए सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। बात समझ में आया? यानी कि जो भी ये सर्वांगसम होगा ना, वो तो समरूप होगा ही होगा। जो भी सर्वांगसम होगा वो तो समरूप होगा ही होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों का आकार तो सेम ही होता है, और जब आकार सेम हुआ तो वो तो समरूप होगा ही। लेकिन यहीं से निकल के आता है कि क्या, ठीक है, अब ये देखिए, समरूप तो है, ये दोनों समरूप है, लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर्वांगसमता के लिए उनका आमाप भी बराबर होना जरूरी है, यानी कि इनका आकार तो सेम है, यानी ये समरूप तो है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, और साइज भी जरूरी होता है सर्वांगसमता के लिए, कांग्रुएंसी के लिए, इसीलिए ये सर्वांगसम नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सर्वांगसम आकृति सिमिलर तो होती है, लेकिन सिमिलर आकृति जरूरी नहीं है कि कांग्रुएंस होंगी। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि हर सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। पहले से पढ़ रखे हैं तो आपको कुछ दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा। इतनी चीजें तो हम लोग पहले से पढ़ रखे थे ना। आप बताइए, Yes, sir. इतना है क्या? सर जी, समरूप आकृतियों के लिए इनका अनुपात बराबर होना आवश्यक होता है ना? देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि समरूप आकृतियों के लिए रेशियो का जो कंसेप्ट होता है अलग अलग आकृतियों के लिए आता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा
ध्यान से देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब एक छोटा एक बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस छोटे से हम बड़ा बना सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक विषमबाहु त्रिभुज बना दो, तो विषमबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे सब एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। जैसे एक विषमबाहु त्रिभुज ऐसे है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और एक विषमबाहु त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। समझ में आया? तो इसको जब हम बड़ा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। लेकिन अब मैं एक विषमबाहु त्रिभुज बना देता हूं, ये, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है। क्या अब हम इसको बड़ा करने से इसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन अप्लाइड होता है, इससे अभी हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया विकास? तो अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि समरूप आकृति क्या होती है और सर्वांगसम आकृति क्या होती है। आगे वो कंडीशन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? यस सर जी। यस सर। चल, अब एक क्वेश्चन ही कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। ये भी चैप्टर आप लोग लगता है 2 दिन में खत्म ही कर देंगे जी। बहुत फास्ट हो गए हैं आप लोग, मतलब पढ़ चुके हैं रिवीजन में ना, तो दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को। आराम से कीजिएगा, ये नहीं कि आसान क्वेश्चन देख के जल्दी जल्दी में गलत कर दें। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए एक बच्चा गलत कर दिया, 2 बच्चे गलत कर दिए। दो बच्चे गलत कर दिए हैं, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आसान समझ के आप लोग जल्दी जल्दी करने लगते हैं और दिक्कत हो जाती है आपको। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी बताया था, जैसे एक छोटा वर्ग है यहाँ पे और एक बड़ा वर्ग है, तो ये कॉन्ग्रुएंस तो नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन समरूप हो जाएगा, क्योंकि छोटे वर्ग से बड़ा वर्ग मिल सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इसका साइज अलग है, माप अलग है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन आकार से में ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, दोनों वर्ग है, तो क्या हो जाएंगे? ये समरूप हो जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चल, तो ये आसान टॉपिक था।
अब देखिए बहुभुज का समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। अब हम पॉलीगन का यानी कि दो से अधिक या दो या तीन से अधिक जब भुजाएं होती हैं तो हम उसे बहुभुज कहने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगन यानी कि जब तीन से अधिक भुजाएं होती हैं तो हम उसे बहुभुज कह देते हैं। जैसे कि तीन भुजा है तो त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा है तो चतुर्भुज कहते हैं, और जैसे ही चार से अधिक भुजा होती है तो उसे हम पॉलीगन में काउंट करने लगते हैं। जैसे कि पंचभुज हो गया, षडभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, ये सब पॉलीगन होते हैं। तो भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यानी समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि दो शर्तों को पूरा करते हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। यानी कि कोण बराबर होना चाहिए और रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई एक्स है लड़की, कोई वाई है लड़का। एक्स के पास रेड पेन जो है वो 5 है और वाई एक्स के पास ब्लैक पेन जो है वो 10 है। लड़के के पास जो रेड पेन है वो 10 है और जो ब्लैक पेन है वो 20 है। तो क्या लड़का और लड़की दोनों के पास बराबर पेन है? क्या नहीं है, लेकिन इनका अनुपात बराबर है। यानी कि अगर हम लड़के का एक्स का अगर रेड और ब्लैक पेन का अगर वो निकालते हैं रेशियो अनुपात तो कितना आता है 5/10 यानी कट के 1/2, यानी इनके पास अनुपात 1/2 है। और ऐसे ही वाई के पास भी अगर रेड और ब्लैक पेन का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो कितना आता है 10/20 यानी कट के इसका भी 1/2 आता है। तो एक्स और वाई के पास रेड और ब्लैक पेन का अनुपात बराबर है, संख्या बराबर नहीं, अनुपात बराबर। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, अनुपात सेम होना चाहिए, दोनों बराबर हो जरूरी नहीं है, अनुपात बराबर होना चाहिए। इसको एक आकृति से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। संगत कोण अगर हम बात करें, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। देखिए ये चिन्ह बता रहा है कि ये इसके बराबर है। और एंगल बी जो है बराबर है किसके, एंगल क्यू के। ये 3 भुजा तो ये भी 3 यानी कि बराबर है। एंगल एस जो है बराबर है किसके, एंगल डी के। ऐसे लिखिए, एंगल डी बराबर एस लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। एंगल डी बराबर है किसके, एंगल एस के। ऐसे ही अगर हम बात करें एंगल सी बराबर है किसके, एंगल आर के। यानी कि इनका संगत कोण तो बराबर हो गया। अब इनका अनुपात देखते हैं, ठीक है, इनका रेशियो देखते हैं, भुजा का अनुपात देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कोण तो बराबर है। अब देखिए इनकी भुजाएं, ठीक है, तो संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब इनकी भुजा देखिए, ठीक है, तो अगर ए बी यानी कि ये देखिए एडी बट्टा पीएस यानी कि पीएस, अगर इसका अनुपात जो आएगा वो बराबर हो किसके, डीसी बराबर एस आर के, इसके, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीसी का अनुपात बराबर हो किसके, आर क्यू के। अब फिर इसका अनुपात बराबर हो जाए इसके। तो ये इनका जो अनुपात है वो कोई एक ही अनुपात बराबर आए, यानी कि रेशियो इनका बराबर आए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों आकृति क्या है, समरूप आकृति। समझना है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, एंगल आपस में बराबर होना चाहिए संगत कोण, तब हम उसे क्या कहेंगे, उस आकृति को समरूप आकृति कहेंगे। एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? यस सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे संगत भुजा एक ही अनुपात में है, संगत कोण एक ही अनुपात में है। अब यहाँ से इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे ये समरूपता, तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों आकृति आपस में क्या है, समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। जैसे एक और आकृति देखिए, अब जैसे ये छोटा ताजमहल, बड़ा ताजमहल, बहुत बड़ा ताजमहल, ये तीनों आकृति आपस में क्या है, समरूप है कि नहीं है, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि इनका साइज अलग है, बल्कि इनका आकृति आकार जो है सेम ही है, ठीक है, एक ही अनुपात में है। अब इसे बताइए क्या ये समरूप है, यस और नो? यस सर। कॉपी में कैसे लिखिएगा, थोड़ा लिख के दिखाइए, कॉपी में लिख के दिखाइए।
कॉपी में लिख के दिखाइए। कॉपी में करके दिखाएंगे कैमरा ऑन करके। साक्षी ने बना दिया। चलिए एंगल तो ठीक लिखा है आपने, और वो दिखाइए रेशियो। वेरी गुड। आज चीन के साथ कैसे लिखेंगे लास्ट? गगन का भी हो गया, विकास का भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मैं बता देता हूं कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करना होगा तो, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी तो है आप लोगों को। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल एस के, और एंगल डी बराबर है एंगल आर के। यहाँ पे संगत कोण क्या हो गया? बराबर है। तो हम लिखेंगे संगत कोण बराबर है। अब लिखेंगे संगत भुजाओं को लेके। देखिए संगत भुजा लिखिए ए बी बट्टा पी एस बराबर है ए सी बट्टा पी क्यू बराबर है बी डी बट्टा एस आर बराबर है सी डी बट्टा क्यू आर। और ये किसके बराबर है? तो आप यहां लिख दीजिएगा कितना? 1/2 के। आ रहा है? तो यहां पे हम लिखेंगे कि संगत भुजा बराबर है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे कि दिए गए बहुभुज समरूप है। क्या आपको बात समझ में आया कैसे लिखना है एग्जाम में? यस सर। सिंपल है। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। कॉपी में कीजिए, कॉपी में। कॉपी पे हो गया तो दिखाइए।
ठीक है, ठीक है। बताइए क्या होगा, ये समरूप होगा कि नहीं होगा? ये समरूप होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर होगा। क्यों होगा? सर सर जी इनके सभी कोण बराबर है और इनका अनुपात भी बराबर है। अनुपात आपने कैसे देखा कि बराबर है? सर एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल यू। नहीं, और कोण तो आपस में बराबर है, संगत कोण आपस में बराबर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन संगत भुजाएं आपस में बराबर है, ये आपको कैसे पता? बताइए। जैसे आपने कहा कि एंगल ए जो है, एंगल ए जो है बराबर है एंगल पी के, ये मैं मान गया, ठीक। ऐसे ही आपने बताया कि एंगल एफ जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ऐसे ही आपने बताया एंगल बी बराबर है एंगल यू के, एंगल सी बराबर है एंगल टी के, ठीक है। एंगल डी बराबर है एंगल एस के, एंगल ई बराबर है आपके एंगल आर के, ठीक है। ये मैं मान गया कि ये है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको ये बताना है कि चलिए संगत कोण तो आपस में बराबर है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया था कि एक समरूप आकृति के लिए उसका अनुपात भी बराबर होना जरूरी होता है। तो क्या इसमें अनुपात आपको कहीं दिख रहा है कि बराबर है? यस और नो? जब अनुपात नहीं दिया है तो हम कहेंगे कि ये समरूप नहीं। समझ में आया? अनुपात जब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इसका अनुपात बराबर है कि नहीं है, तब तक ये समरूप नहीं है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आप लोगों को, यहाँ पे आइए। देखिए, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा यानी कि संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में हो, तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्या ये है कि नहीं है हमें तो पता नहीं है ना। और जब यहाँ पे हमें पते नहीं है कि ये है कि नहीं है, तो हम अपने से इमेजिन थोड़े कर सकते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि समरूप नहीं, ठीक है। ओके सर। पोल में एक क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री का चिन्ह होता है, ये मतलब 90 डिग्री का होता है, और जिसमें चिन्ह नहीं लगा रहता है मतलब कि वो 90 डिग्री का नहीं होता है। तो पोल में आंसर, सर जी ऐसा आपने बता दिया। मैंने आंसर नहीं बताया, बस आराम से पोल में आंसर कीजिए, आंसर बता दें। अब जो बच्चों को नहीं पता हुआ चिन्ह का मतलब 90 है, तो हम ये ना बताएं। सॉरी सर जी। बताइए। देखिए, पहला उत्तर गलत, जब आंसर बताया होता तो गलत आता किसी का उत्तर? चार बच्चों का उत्तर गलत हो गया, दिख रहा है विकास आपको? यस सर। आंसर बताया होता तो बताइए गलत होता? आपके हिसाब से लगता है कि आंसर उसी में छुपा है, बाकी बच्चे देख लीजिए आपके सामने गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर कितने बच्चों का सही है? बस चार बच्चों का गलत है, बाकी सभी का सही है। सर इसका मतलब मेरा सही है। ये पता नहीं चार बच्चे कहाँ दिमाग रखते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। कोई नहीं सर, सीख लेंगे।
लास्ट के 40 सेकेंड। पांच बच्चों का गलत हो। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से। अगर मैं बात करूं एस आर बट्टे में सी डी बराबर है आर क्यू, सॉरी, आर क्यू बट्टे में सी बी बराबर है पी क्यू बट्टे में ए बी बराबर है एस पी बट्टे में डी ए। और ये कितना है? 1/2 है। आ रहा है? सभी लोग चेक कीजिए तो। आ रहा है 1/2? यस सर। आ रहा है ना? अब देखिए, अगर हम बात करें एंगल सी का तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे आर, एस, पी और क्यू 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर 90 रहता तो इसका चिन्ह ऐसा होता, और ऐसा चिन्ह नहीं है, मतलब 90 नहीं है और कुछ भी है। हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है कि ये 90 नहीं है। कैसे पता? क्योंकि ये चिन्ह जो होता है, अभी अभी मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का है, और ये चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है, मतलब कि ये 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि इसकी संगत कोण जो है, संगत भुजा तो आपस में बराबर है, लेकिन संगत कोण जो है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि समरूप के लिए दोनों शर्त पूरी होनी चाहिए। संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। दोनों शर्त पूरा करेगा तभी हम उसे समरूप कहेंगे। यहाँ पे ये समरूप नहीं है। अब आप छोटे वाले चतुर्भुज को अगर हम बड़ा करेंगे तो क्या ये हमें प्राप्त होगा? बड़ा वाला चतुर्भुज नहीं प्राप्त होगा, उसकी आकृति अलग लगेगी, नहीं प्राप्त होगा ना। तो मैंने हमेशा कहा था, फोटो देख के भी आप बता सकते हो कि अगर छोटे वाले को बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है। आप देखिए, इसकी अलग आकृति मिलेगी। कोई बात नहीं, विकास समझ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे कोई डाउट? नो सर। जो 5 बच्चे गलत किए थे, आप लोगों को कोई डाउट? जो 5 बच्चे गलत किए थे, आप लोग को डाउट? नहीं, आपने भी गलत किया था। नो सर। सर आपको लगता है मैंने गलत किया था? नहीं नहीं, उम्मीद है कि आप सही किए होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए आराम से। चेक कर लेना कंप्यूटर में। करेंगे करेंगे, कल नाम बताएंगे कौन कौन गलत किया था। कल पक्का नाम बताएंगे कौन कौन गलत किया था। सर बता देना। चलिए, इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए। पोल में थोड़ा सा लेट दूंगा, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है जी मेरा। अब 2 बच्चों का है, किसका सही है किसका गलत है कैसे बताएं? एक का सही है, दूसरे का गलत है।
बताइए 3 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। ए भगवान, कितनों पढ़ाओ कोशिश ही नहीं करते हैं सर। 6 बच्चों का गलत है, 3 बच्चों का सही है। सर अब तो हम ये भी नहीं पूछ सकते कि किसका सही है। कोई नहीं, कल बताएंगे, कल की क्लास में बताएंगे किनका किनका गलत है। कोशिश कीजिए आप लोग। यार कुछ ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका 25% खत्म हो गया, अब इसमें सिर्फ 75% बचा, यानी 2 या 3 क्लास में ये चैप्टर खत्म। फिर अगले 5 से 7 क्लास में चैप्टर 10 खत्म। उसके बाद अगले 5 से 7 क्लास में आपका चैप्टर 7 खत्म। बस, यानी नवंबर से पहले खत्म हो जाएगा आप लोग का। कितना तारीख है? 16 तारीख है ना। उनको लगता है नवंबर में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेली क्लासेज है ना आपकी। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने क्या बताया था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पे बराबर और समानुपाती होना चाहिए। तो यही लिखा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर और समानुपाती होते हो, यानी कि इक्वल एंड प्रोपोर्शनल होते हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यानी कि संगत कोण तो बराबर ही होगा और भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, यानी समान अनुपात में। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? नो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इससे आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।